अगली यूनिट पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लैग्रेंजियन और आइलैंड मेथड का एक तरीके से इंटर कन्वर्जन देखा था एक दूसरे के अंदर। तो उसी को हम लोग फर्दर आगे मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं और मटीरियल, सब्सटेंशियल और मोबाइल डेरिवेटिव इसको स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एफ कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है किसी पार्टिकल की। देखो इसके लिए डायग्राम समझ लो। एक पार्टिकल है हमारे पास जो एक्स वाई जेड पोजिशन पे है और डेल्टा टी टाइम बाद वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और उसकी पोजीशन हो जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, एंड जेड प्लस डेल्टा जेड। ये हमारे पास इसकी पोजीशन हो जाएगी। और साथ ही साथ टाइम में देखोगे तो इनिशियल टाइम में वो टी पे था, अब इसका टाइम हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी टाइम बाद कितना आगे पहुंच जाएगा। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि अगर एफ कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है किसी पार्टिकल की, तो टी टाइम के बाद हमारे पास जो उसकी पोजीशन होगी वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। तो कह रहा है कि इसके एफ में डेल्टा टी टाइम के बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसी चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है। हमारा मेन काम यही है कि जब एक्स वाई जेड में चेंज हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक में कितना चेंज हो रहा है, उसी को निकालना है। तो उसके लिए हम चेंज कैसे निकालते हैं कि डेल्टा एफ अगर हमें चाहिए तो हमें बाद वाली कैरेक्टरिस्टिक में से इनिशियल वाली कैरेक्टरिस्टिक को माइनस करना पड़ेगा। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड, टी प्लस डेल्टा टी, ये बाद वाली कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें से माइनस करना है इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक एफ एक्स वाई जेड और टी को। अब टेलर थ्योरम क्या बोलती है? टेलर थ्योरम को याद करने का काफ़ी इजी तरीका है कि अगर हमें कोई भी ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास हमें एक्सपैंड करना है, देखो यहाँ लिखा है नोट में देखना ज़रा, अगर एफ एक्स प्लस एच और वाई प्लस के को एक्सपैंड करना है तो उसका तरीका क्या होगा? पहले इस एफ के साथ एक्स और वाई इन दोनों टर्म्स को लिख दो, एफ एक्स वाई को लिख दो। एफ एक्स वाई को लिखने के बाद आप यहाँ पे इस फंक्शन जितने का चेंज हो रहा है, जैसे एक्स में एच का चेंज हो रहा है तो एच लिख दो और इस एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। वैसे ही वाई में के का चेंज हो रहा है तो के की मल्टीप्लाई और वाई का एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में कर दो और प्लस हाइयर टर्म्स आती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती है, हाइयर टर्म्स की, वो जीरो हो जाती है। तो सिमिलरली अगर मैं अपने फंक्शन को, अपने जो मेरा इंक्रीमेंट था डेल्टा एफ को ओपन करूंगा तो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा हमारे पास डेल्टा एफ इज इक्वल टू, अब देखो आप एक बार चेक करो कि फंक्शन में हमारे पास जो हमारे पास डेल्टा एफ है उसमें चेंज कितने का आ रहा है। तो देखो जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा एक्स का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई और एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। वाई में डेल्टा वाई का चेंज आ रहा है तो डेल्टा वाई की मल्टीप्लाई और एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। फिर जेड में डेल्टा जेड का चेंज आ रहा है और एफ का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली टी का भी ऐसी रहेगा। अब मैं पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूँ। डेल्टा टी क्या होगा, ध्यान रखना, डेल्टा टी हमारे पास होगा जो डेल टी बाय डेल जेड है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे मैं डेल जेड से डिवाइड करूंगा तो डेल एफ बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल टी हमारे पास हो जाएगा और ये एफ है हमारे पास, ठीक है, डेल एफ बाय डेल जेड है। इसको थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। ये डेल एफ बाय डेल जेड तो देखो इसमें था ना, यहाँ पे डेल टी बाय डेल जेड है तो ये डेल टी है यहाँ पे ना, लेफ्ट यहाँ पे गलती थी, तो डेल टी बाय डेल जेड। तो आपने यहाँ पे डेल्टा टी से डिवाइड कर लिया। जब आप डेल्टा टी से डिवाइड हम आपके पास यहाँ पे करोगे तो होगा कि हमारे पास डिवाइड करने में आपके पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इस वाले में, टी में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा टी का चेंज आ रहा है, तो डेल एफ बाय डेल टी होगा ना ये, हाँ ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल टी हमारे पास ये है। तो डेल एफ बाय डेल टी, डेल एफ बाय डेल टी, इस वाले टर्म्स को मैंने यहाँ लिख दिया। डेल एक्स बाय डेल टी ऐसी रहेगा, डेल्टा टी से डिवाइड करने पे ऐसा बनेगा। अब मैं डेल्टा टी को लिमिट टेंड्स टू जीरो ले लेता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो पी और क्यू पॉइंट में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा टी का आ रहा है और डेल्टा टी बहुत ही कम टाइम होता है तो उसको हम जीरो की तरफ टेंड करा सकते हैं। तो जैसे ही मैं जीरो की तरफ टेंड कराऊंगा तो हमारे पास हर एक टर्म इस टाइप से लिखी जाएगी, ठीक है। डेल एफ डेल टी ऐसी रहेगा। और ध्यान रखना ये जो मैंने कंसीडर करा है ये राइट हैंड साइड को कंसीडर करा है इक्वल टू की, देखो ये इक्वल ही है तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को मैंने कंसीडर करा है। अब आपको पता है देखो जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल एक्स बाय डेल टी हमारे पास डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी डी एक्स बाय डी टी के इक्वल आएगा जो कि एक्स डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो वी होगा उसको मैं वाई डॉट से और डब्ल्यू को जेड डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना, देखो ये जो डेल एक्स बाय डेल टी है ना, लिमिट डेल्टा टेंड टू जीरो है, एक तरीके से हमारे पास ये जब डेल्टा जीरो की तरफ टेंड करता है तो ये डिफ्रेंशिएशन बन जाता है, डी बाई डी टी बन जाता है। तो मैंने लिमिट के साथ मैंने इसको डी एक्स बाई डी टी से रिप्लेस कर दिया और इसको मैंने एक्स डॉट से रिप्रेजेंट करा। सिमिलरली वी वाई डॉट को वी से और जेड डॉट को डब्ल्यू से। तो हमारे पास जो हमारी इनिशियल इक्वेशन है वो कैसी दिखेगी? देखो ये जो डेल एफ बाई डेल टी है ये तो हमारे पास एज इट इज़ ये रहा। इस पूरे की वैल्यू, ये जो लिमिट वाली टर्म्स थी इसकी वैल्यू मैंने बताई, ऊपर से देख के बताओ, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो यू हो गई
एक्स डॉट की वैल्यू, तो ये यू हो गया। वैसे ही वाई डॉट की वैल्यू वी हो गई और डब्ल्यू डॉट की वैल्यू हमारे पास जेड डॉट की वैल्यू डब्ल्यू हो गई। बाकी डेल एफ बाई डेल एक्स एज इट इज़, डेल एफ बाई डेल वाई एज इट इज़, डेल एफ बाई डेल जेड एज इट इज़। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी दिखेगी? देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करना है। तो देखो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करोगे तो डेल एफ बाई डेल टी डी एफ बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डी एफ बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी ये जो इक्वेशन हमने जो लिखी थी ऊपर, ये हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? दिस इक्वेशन, ये डेल एफ बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स, यू डेल एफ बाई डेल एक्स, वी डेल एफ बाई डेल वाई और डब्ल्यू डेल एफ बाई डेल जेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बात कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये जो क्यू होता है ना हमारे पास, क्यू एक तरीके से वेलोसिटी है। इसको मैं यू वी डब्ल्यू अलग अलग में लिख सकता हूँ, है ना। यू मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, डब्ल्यू मतलब वाई एक्सिस में, वी मतलब वाई एक्सिस में और डब्ल्यू मतलब जेड एक्सिस में जो वेलोसिटी है। और ये जो डेल ऑपरेटर हमारे पास होता है ये डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड होगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन हमारी इक्वेशन थी ना, देखो ज़रा, ये जो इक्वेशन हमारे पास थी हमने जो बनाई है, इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करूँगा? देखो ये जो यू वी डब्ल्यू है ये तो हमारे पास क्यू बन जाएंगे, तो मैंने इसको क्यू लिख दिया। ये डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये तो हमारे पास डेल ऑपरेटर बन जाएगा, तो डेल ऑपरेटर लिख दिया। और ये सारा किस पे ऑपरेट हो रहा है? देखो ये एफ फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, तो एफ फंक्शन इसके आगे आ जाएगा। सिमिलरली ये जो ये टी नहीं है प्लस यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? ये डेल एफ बाई डेल टी था, देखो एज इट इज रहेगा, और डी एफ बाई डी टी एज इट इज रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगी कैसे लिखा है। कुछ नहीं करा, यू वी डब्ल्यू की जगह पे मैंने क्यू रख दिया और डेल बाय डेल ऑपरेटर की जगह पे डेल ऑपरेटर रख दिया और एफ को मैंने इसके बाहर कर दिया। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म। ये जो एलएचएस वाली टर्म है ना, इसको हम मटीरियल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को मटीरियल डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाली टर्म की पहली टर्म को हम लोग लोकल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो पार्शियल वाला जो डेरिवेटिव होगा वो लोकल होगा, और इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा वाला डेरिवेटिव है वो कन्वेक्शन डेरिवेटिव है हमारे पास, जो क्यू डॉट डेल लिखा है ना हमने एक तरीके से वेक्टर कैलकुलस की हेल्प से, तो एक कन्वेक्शन है। तो एम एल सी, ये ध्यान रखना, एम एल सी, मटीरियल, लोकल और कन्वेक्शन। मटीरियल मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, लोकल मतलब डेल वाला ऑपरेटर, और कन्वेक्शन मतलब हमारे पास होता है जो वेक्टर कैलकुलस से आता है। ठीक है, अब हम आगे इसमें कुछ चीज़ नोट कर लेते हैं। मटीरियल डेरिवेटिव मैंने बता दिया, ये कॉन्सेप्ट है जो मूविंग मटीरियल से रिलेटेड है। जो वेक्टर कैलकुलस वाला हमारे पास है, ये हमारे पास कन्वेक्टिव डेरिवेटिव होता है, ये मोशन ऑफ फ्लूइड के कारण होता है। और डेल एफ बाई डेल टी किसी टाइम पी पर हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब होता है टाइम रेट ऑफ एफ एट पी एक्स वाई जेड। मतलब कोई भी पोजीशन पी पर जो फंक्शन का कितना स्पीड से फंक्शन चेंज हो रहा होगा, हमारा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक कितनी स्पीड से चेंज हो रही होगी, उसको डेल एफ बाई डेल टी से लिख सकते हैं। और जो डी एफ बाई डी टी है जो लेफ्ट हैंड साइड में था, ये टोटल टाइम रेट है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो कैपिटल डी लगता है ना, इसको टोटल डेरिवेटिव भी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखना चाहेंगे, एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को ऊपर रखना पड़ेगा, टाइम को नीचे। अब मैंने क्यू को वेलोसिटी बोला है, क्यू हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड की, यू वी डब्ल्यू, तो एक्सेलरेशन होगा डी क्यू बाई डी टी। अब मेरे को इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम लिखेंगे। ये हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म से आया। देखो एफ की जगह पर हमने चेंज कर दिया ना, क्यू वाला फंक्शन कर दिया हमने, क्योंकि क्यू हमारा चेंज हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी। फिर यू एफ की जगह पे क्यू चेंज कर दिया तो डी क्यू बाई डी एक्स, फिर वी डी क्यू बाई डी वाई और डब्ल्यू डी क्यू बाई डी जेड। आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। इसी इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे लिख दिया, एफ को बस मैंने क्यू से रिप्लेस करा है, क्योंकि क्यू यहाँ पे वेलोसिटी है। अब समझने वाली बात क्या है? देखो एक्सेलरेशन अगर मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में अलग अलग लिखना हो, अलग अलग, तो कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन अगर मैं एक्स एक्सिस में लिखना चाहूँगा तो डेल बाय डेल टी यू वी डब्ल्यू मेरे को चाहिए होगा, है ना। यहाँ से हमारे पास आएगा, तो क्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यू वी और डब्ल्यू, इन तीनों से मैंने रिप्लेस कर दिया क्यू को यू वी डब्ल्यू से। वैसे ही इस वाले क्यू को भी मैंने यू वी डब्ल्यू से रिप्लेस करा, और इस वाले क्यू को भी यू वी डब्ल्यू से, और तीसरे वाले क्यू को भी यू वी डब्ल्यू से। क्यों? क्यू वेलोसिटी है और यू वी डब्ल्यू हमारे पास उसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब अगर मैं एक्स एक्सिस के अंदर मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ और मैं एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो कितना होगा? देखो हमारे पास ये एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस में, वो कितना होगा? वो होगा डी यू बाई डी टी, यू डेल यू बाई डेल एक्स, वी डेल यू बाई डेल वाई और डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड। सिमिलरली वाई एक्सिस में जब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस के अंदर, तो डेल डी वी बाई डी टी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स और वी डेल वी बाई डेल वाई, और ये, और जेड एक्सिस में भी ऐसे लिख देंगे। अब इसका हेल्प करके हम लोग, इस चीज़ की हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगर हमारे पास q हमारे पास दे रखा है, q मतलब वेलोसिटी दे रखी है, x एक्सिस में ये है, y एक्सिस में ये है, z एक्सिस में ये है। आप बोलोगे पता कैसे करें कि भाई ये x y z एक्सिस में है, तो आप जरा इनके वो देख लो कि आई कैप जे कैप का है। देखो ये फर्स्ट वाली कॉम्पोनेंट आई कैप है, सेकंड वाला जे कैप है और थर्ड वाला के कैप है। तो ऐसे करके हम लोग पता लगा सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी एक्सिस में दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ए एक्स ए वाई ए जेड हमारे पास क्या गिवन है। तो अब देखो u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाई, वी इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर ये, और w इक्वल टू सी जेड स्क्वायर। u होती है एक्स आई कैप को छोड़ के जो बच गया, v होता है जो j कैप को छोड़ के बचा, और k कैप को छोड़ के जो बचा वो w। अब अगर मुझे x एक्सिस में वेलोसिटी को इंडिकेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर तो कैसे करेंगे। तो x एक्सिस में बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, पहले u को t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो देखो u हमारे पास ये रहा, इसको आप अगर t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप u को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में, और इसकी मल्टीप्लाई v से ही कर दोगे। तो u से ही मल्टीप्लाई करनी है डेल यू बाई डेल एक्स की। फिर इसी u को आपको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है v से, और फिर इसी u को आपको z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है w से। तो ऐसे करने में जब करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, और ये हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ए वाई निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो u को पहले, अब इस बार v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी तीनों चीज़ कांस्टेंट होंगी, तो बी वाई स्क्वायर जेड एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई निकालूंगा ना, जब मुझे ए वाई चाहिए होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो बी जेड टी कॉन्स्टेंट और वाई स्क्वायर का 2y, तो वहाँ से हमारे पास ये टर्म आएगी। और साथ में इसकी मल्टीप्लाई हमको v से भी करनी थी ना, u से भी मल्टीप्लाई होगी, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, v वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज टर्म आ जाएंगी, और सिमिलरली ए जेड भी आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग ईजिली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे मटीरियल और सब्सटेंशियल डेरिवेटिव हमने कैसे करा। अब ज़रा हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिराइव करना भी सीख लेते हैं। इसको कैसे डिराइव करते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म जो होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, पहले हम उसकी हेल्प से हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं। इसको हम आयलर अप्रोच या आयलर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोल सकते हैं, जो वेक्टर फॉर्म वाली होती है, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली। तो आयलर इक्वेशन में हम लोग क्या करना है, देखो समझने के लिए बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, देखना ज़रा। देखो ये हमारे पास पूरा हमारे पास पूरा फ्लूइड है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये पूरा हमारे पास फ्लूइड है, मैंने बना रखा है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो पूरा सरफेस हमारे पास है, इस सरफेस में आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस सरफेस में कोई भी एक पॉइंट ले लो P, ठीक है, P ले लो एक पॉइंट। अब ये कैपिटल P है और इसके अंदर एक छोटा सा सरफेस ले लो स्मॉल p। कैपिटल P जो सरफेस हमारे पास है, ये जो पॉइंट है, इसका जो सरफेस एरिया है वो S है, और इसका जो वॉल्यूम एनक्लोज्ड है वो V है। मतलब इस पूरे के अंदर ये जो वॉल्यूम एनक्लोज्ड है वो V है। सिमिलरली इसका जो छोटा सा हिस्सा इसके अंदर लिया है उसकी वैल्यू स्मॉल p है, उसका जो एरिया है वो ds, छोटा एरिया ds है और छोटा वॉल्यूम dv है। इतना काम कर दो, आगे का काम आसान है। अब अगर यहाँ पे लिखा है, अब देखना ज़रा, ये जो कैपिटल S है ना, इसको मैंने आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस लिया है किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर, और एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है। आप पूछोगे कंप्रेसिबल क्यों लिया, तो इसका आंसर मैं जस्ट 3 मिनट बाद आपको दूंगा, उस तब तक के लिए देखो। तो S कोई भी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस है किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर, तो क्लोज सरफेस है आर्बिट्ररी, और कंप्रेसिबल फ्लूइड हमने लिया है, यहाँ पे कंप्रेस हो सकता है फ्लूइड। अच्छा ये कितना वॉल्यूम एनक्लोज करा है V, तो ये कितना वॉल्यूम एनक्लोज करा है V। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, मैंने रो लिया है, रो हमारे पास क्या है, रो हमारे पास डेंसिटी है, तो रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब जो डेंसिटी है ना वो डिपेंड करेगी, वो R और T का फंक्शन है, मतलब वो टाइम के अनुसार भी चेंज होगी, और डिफरेंट पोजीशन पे डेंसिटी अलग अलग होगी, तो R पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। किसकी डेंसिटी हमारे पास हमने लिया है, रो आर टी, ये किसी भी पॉइंट पी आर की है। जैसे मैंने पी पॉइंट लिया था ना यहाँ पे, अरे भाई मैंने यहाँ पे ये पी पॉइंट लिया था, ये रहा पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट की जो डेंसिटी है वो आर और टी हमारे पास यहाँ पे है ना, तो पी आर हमने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा है पी और ब्रैकेट के अंदर आर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, और ये सरफेस एस पे भी यही काम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी एस हमारे पास क्या है, तो डी एस मैंने इसके अंदर लिया था, ये एक एलिमेंट्री सरफेस है, छोटा सा सरफेस है, किसका है, एक छोटे से पॉइंट पी का है, और डी वी इसका छोटा सा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो ध्यान से देखना ज़रा, देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो सकती है ना पार्टिकल की, तो इसकी वेलोसिटी कैसे मान लो आप, वी ऐसे मान लो, और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो सरफेस से जस्ट बाहर बनेगा 90 डिग्री के एंगल के साथ, इसको एन कैप बोल लें। तो वी वेलोसिटी तो यहाँ की है, और एन कैप वेलोसिटी किसकी है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी है। और वी की अगर मैं एन कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं एन कैप की वी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ध्यान रखना मुझे यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, मुझे यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा, बस इसको ध्यान रख लो। एन कैप इंटू वी करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वॉल्यूम। वेलोसिटी हमारे पास वी वेलोसिटी है जहाँ पे, और एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी
ठीक है, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे, देखना कैसे। तो क्यू और एन कैप क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है और आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल है सरफेस किसी पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर हमारे पास क्यू जो है वेलोसिटी वेक्टर है और एन कैप जो है वो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था बना के। तो कंपोनेंट कितनी होगी वेलोसिटी की यूनिट नॉर्मल के अकॉर्डिंग, वो क्यू डॉट एन कैप होगी। तो क्यू डॉट एन कैप हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे वी ले रखा था ना, तो क्या करो आप यहाँ पे इसको चेंज करके क्यू कर लो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम ही तो है ना। मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि हमारे पास एक्जैक्टली वो मैच कर जाए। तो वी ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू। तो वॉल्यूम हो जाएगा एन कैप इंटू वेलोसिटी क्यू। तो क्यू इंटू एन कैप हमने ले लिया, डॉट डॉट प्रोडक्ट है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, फ्लो अक्रॉस डी एस एंड मास ऑफ फ्लूइड अक्रॉस डी एस। तो पहले हम फ्लो निकालेंगे फिर मास निकालेंगे। तो देखो फ्लो कितना होगा डी एस के अक्रॉस। देखो फ्लो का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से कितना हमारे पास लिक्विड उसके अंदर फ्लो करा है ना, कितना लिक्विड फ्लो करा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो पहले अगर मेरे को मास चाहिए तो मास से निकाल के दिखा सकता हूँ। देखो मास हमारे पास क्या होता है, तो डेंसिटी हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी लिखा इंटू वॉल्यूम। अब देखो मैंने बोला था वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, देखो वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एन कैप डॉट क्यू करके लिखेंगे और साथ में इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी डी एस से। देखो वॉल्यूम होता है ना एरिया इंटू लेंथ होता है, तो ये एन कैप इंटू क्यू है ना, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारे पास एरिया को रिप्रेजेंट करेगा डी एस। तो डी एस को लिख देंगे एरिया, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम। तो देखना यहाँ पे मैंने क्या करा, तो जो फ्लो हमारे पास है ना, एक तरीके से फ्लो हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है, ये हमारे पास एक तरीके से दे रखा है वॉल्यूम। तो फ्लो का मतलब होता है एक तरीके से वॉल्यूम। तो उससे इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हो। तो जो मास होगा वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो जाएगा क्यू डॉट एन कैप इंटू डी एस। क्योंकि देखो ये हमारे पास जो है ना डी एस, ये तो एरिया के लिए और ये लेंथ के लिए और ये हमारे पास रो के लिए। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास एस के अक्रॉस कितना मास ऑफ फ्लूइड जाएगा। तो देखो हमने डी एस के लिए निकाला था, डी एस समझ रहे हो, डी एस है छोटा सा एरिया, डी एस था यहाँ का एक छोटा सा एरिया। अब मुझे पूरे एस के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन एस के अलॉन्ग होगा और रो क्यू डॉट एन कैप इंटू डी एस होगा। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनना, अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेक्टर कैलकुलस की हेल्प से, हम लोग इसको डेल ऑपरेटर की हेल्प में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो कुछ मत करना, इस रो को अंदर ले जाओ क्यू के साथ, तो रो क्यू हो जाएगा। एन कैप को यहाँ से रिमूव कर दो, एन कैप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इसको ले जाने के लिए। और जो सरफेस एरिया है ना वो पूरा कवर होकर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। वो पूरा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो अगर मैं डेल ऑपरेटर में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है ना, सरफेस का जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है जब मैं डी एस को डी वी लिख देता हूँ और रो को अंदर ले जाके बाहर डेल लगा देता हूँ। तो इतना काम हम लोग कर देंगे और ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमारे पास आया है। तो जैसे मैंने इतना काम कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने इतना काम कर दिया तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई है, एस के अक्रॉस कितना मास फ्लो कर रहा है। अब हम दूसरा ये निकालेंगे कि हमारे पास इसके अंदर कितना मास फ्लो कर रहा था, ठीक है, और दोनों को इक्वल करेंगे। तो ध्यान से आप देखना यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ फ्लूइड फ्लो इनटू एस। अब एस के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, अक्रॉस तो हमने पता कर लिया, अब अंदर कितना कर रहा है। तो देखो वो हमारे पास पहले तो हम बात करें, अगर एस के अक्रॉस करें एस के अंदर बोले एक ही बात है, वो तो यही होगा माइनस रो क्यू डी वी, जो ऊपर मैंने निकाला था ना यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डेल रो क्यू इंटू डी वी, ये सेम हमने लिखा है बस नेगेटिव लगाया है। नेगेटिव मतलब क्यों है, क्या है कि वो उसके अंदर आ रहा है ना, इनटू आ रहा है, इनटू मतलब उसके अंदर आ रहा है, अंदर मतलब नेगेटिव, बाहर आता है तो पॉजिटिव। तो मास ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा, देखो मास होता है हमारे पास डी एस वाले का मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हमने डी एस लिख रखा है, डी एस का मास रो इंटू डी वी हो जाएगा और एस के अंदर का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इसका इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और थ्रू द होल सरफेस इज वी। अब रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट विद इन एस, एस के अंदर रेट ऑफ चेंज कितना होगा, मतलब देखो ना आप बात सुनो, जितना उसके सरफेस के अक्रॉस लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उतना ही लिक्विड उसके अंदर भी आ रहा होगा। तो सरफेस के अक्रॉस जो हमने ऊपर निकाला है डेल डॉट रो डी वी, इसको हम इक्वल करने वाले हैं जितना चेंज हो रहा है मास ऑफ फ्लूइड में, क्योंकि एक तरफ से एंटर कर रहा है ना, तो जितनी स्पीड से एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम उसके अंदर उसके अक्रॉस फ्लो करेगा। तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा, डी बाई डी टी रो डी वी इंटीग्रेशन वी, और ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे हम डी बाई डी टी करते हैं रो डी वी का, तो कैसा हो जाता है, यहाँ पे आप लगा सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला फंक्शन होता है ना, हमारे पास जो एक तरीके से लेबनीज रूल होता है वन वेरिएबल के लिए, उसकी हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल रो बाय डेल टी आ जाएगा, इंटू डी वी हमारे पास आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अक्रॉस द वॉल्यूम वी। अब यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, एस हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस है फ्लो फील्ड के अंदर,
तो कोई भी फ्लो सिंगुलैरिटी नहीं होंगी। अब देखो आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस लेने से क्या होगा ना कि ऐसा नहीं है कि सोर्स और सिंक बन गया, सोर्स मतलब जहाँ से लिक्विड आएगा, सिंक मतलब जहाँ से निकलेगा। तो ऐसा तो कुछ हमने डिस्कस ही नहीं करा ऊपर, क्योंकि वो एस आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस था। तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास हम एक तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना। तो जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव भी करेगा, मेन इसका ये लॉजिक है। तो कितना मास एंटर करा, तो देखो रो डेल रो बाय डेल टी इंटू डी वी, ये हमने जस्ट अभी निकाला। और इससे पहले हमारे पास जो माइनस के साथ जो आया था, माइनस का डेल ऑपरेटर रो क्यू डी वी, इसको हमने इक्वल कर दिया क्योंकि ये तो हमारे पास अक्रॉस फ्लो कर रहा था और ये इसके टाइम रेट ऑफ चेंज से निकला था हमने। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको लाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा, इक्वल टू राइट में जीरो बचेगा। और हमारे पास v कोई भी आर्बिट्ररी वॉल्यूम था, तो हमारे पास हमें पता है कि इंटीग्रल कैलकुलस की थ्योरम क्या है कि किसी भी क्लोज अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो किसी भी क्लोज कंटूर सी के अलॉन्ग जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास जीरो हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे करा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर का इंटीग्रेशन जीरो हमारे पास है, तो इसका मतलब जो अंदर वाली इनसाइड वाली जो क्वांटिटी हमारे पास होगी वो क्वांटिटी में हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी किसी क्लोज कर्व के अलॉन्ग। तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, रो क्यू बाय डेल रो बाय डेल टी, डेल रो क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो हमारे पास निकल के आई है, दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड, इसको हम आइलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। सो याद कर लो इसको, इक्वेशन क्या है, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है, पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अक्रॉस कितना फ्लो करा और दूसरा रेट ऑफ चेंज कितना था हमारे पास फ्लूइड का ऑन द सरफेस, थ्रू द सरफेस। अच्छा, इसी को हम फर्दर और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, देखना कैसे, डेल रो बाय डेल टी प्लस, अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, अब इस ऑपरेटर से हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इस रो को बाहर निकाल लो, ठीक है, पहले इस क्यू को बाहर निकाल लो। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम क्यू डॉट डेल लिख सकते हैं और रो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस रो बाहर निकाल लो और डेल डॉट क्यू। एक तरीके से ये मल्टीप्लाई की तरह आप इसको याद रख सकते हो कि अगर आपको डेल ऑपरेटर को रो क्यू में ऑपरेट करना है तो पहले क्यू को बाहर निकाल लो और डेल को ऑपरेट कर लो रो के साथ, फिर रो को बाहर निकाल लो और डेल के साथ ऑपरेट कर लो क्यू को, और इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली इस चीज़ को अगर हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, इंडिविजुअली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, डेल को अगर हम लोग टोटल डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे तो डी रो बाय डी टी लिखेंगे, हमने पीछे पढ़ा था सब्सटेंशियल डेरिवेटिव से हमने जो निकाला था लेफ्ट हैंड साइड में, और रो डेल डॉट क्यू और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ऐसा करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हमने कंप्रेसिबल फ्लूइड क्यों लिया। देखो कंप्रेसिबल लेके सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हुआ तो इनकम्प्रेसिबल मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब उसकी आप डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते। तो डेंसिटी का जो चेंज है इज़ नॉट अलाउड इन कंप्रेसिबल लिक्विड। तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी बाई डी टी ऑफ रो कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ डेंसिटी इंटू रो क्यू इक्वल टू जीरो। डेंसिटी तो कांस्टेंट है तो रो क्यू को जीरो होना पड़ेगा, है ना, रो नहीं है एक तरीके से, ये डेल क्यू है तो डेल क्यू को जीरो होना पड़ेगा। तो डेल क्यू इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो डेल डॉट रो क्यू इक्वल टू जीरो। अब हम इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी डिराइव करने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखना आप लोग, इसको समझने का भी ट्राई करना जैसे आपने इससे पहले वाले समझा। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म में काफ़ी आसान है एज कंपेरिजन टू जो हम निकालते हैं वेक्टर फॉर्म की हेल्प से। तो देखना कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर, हमें यहाँ पे एक एरिया ले लेते हैं पी क्यू आर एस। देखो ये पी क्यू आर एस देख रहे हो, ये ले लेते हैं। इसमें जो पी है ना, ये कोई भी पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो ये हमने ले लिया। ओ यहाँ पे ओरिजिन ले लिया। अब क्या होगा ना, हम ये निकालेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड वाले सरफेस से कितना वॉल्यूम एक तरीके से एंटर कर रहा है। फिर हम ये निकालेंगे कि पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश के रेस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखना, इस पी पॉइंट को कंसिडर करके इस सरफेस के थ्रू हम लोग निकालने वाले हैं कि कितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है। तो कंसिडर करो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड जिसमें पी इसका एक कॉर्नर है, देखो पी इसका एक कॉर्नर था, और पी क्यू आर एस और पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इसकी क्या है, साइड, वो मैंने मार्क नहीं करी, उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। देखो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास मिलेगी हमें साइड, दैट इज डेल्टा एक्स। जो हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगी वो डेल्टा वाई, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगी वो डेल्टा जेड। ये तीन हमारे पास हो जाएंगी। और यू वी डब्ल्यू हमारे पास वेलोसिटी होती है सेम पी पॉइंट पर इन
एक्सिस के अलॉन्ग। अब मास ऑफ फ्लूइड कितना फ्लो करेगा थ्रू द फेस पी क्यू आर एस पर यूनिट टाइम। तो पी क्यू आर एस में कितना मास फ्लो करेगा, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास तो एम ही रहेगा, मतलब मास निकालना तो रो तो ऐसे ही रहेगा डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा, देखो वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया कितना होगा, देखो इसका एरिया हमारे पास, अगर आप इस वाले सरफेस का एरिया निकालना चाहोगे तो आपको यहाँ पे डेल्टा जेड की मल्टीप्लाई डेल्टा वाई से करनी पड़ेगी, है ना। डेल्टा जेड की मल्टीप्लाई डेल्टा वाई से करनी पड़ेगी, तो डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई। और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए होता है, इसकी लेंथ चाहिए होती है। लेंथ के लिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे वी को यू को यूज़ कर लो, कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसको यूज़ कर लो यू को। ये निकलता अलग तरीके से है, पर हम इसको याद रखने के लिए यू लिख सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास ये जो मास ऑफ लिक्विड आया, जो हमारे पास पी क्यू आर एस से फ्लो करेगा यूनिट टाइम में, वो होगा एफ एक्स वाई जेड और टी। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड और टी इसका फंक्शन होगा, क्योंकि देखो हमारे पास जो फ्लो करेक्टरिस्टिक है, मास जो एक तरीके से फ्लो करेक्टरिस्टिक ही होती है, वो एक्स वाई जेड और टी तीनों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखना जरा यहाँ पे, अ मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज आउट थ्रू द फेस पी क्यू आर डैश पर यूनिट टाइम। तो देखो हमने ऐसे बनाया था ना पी क्यू आर एस, अरे उस डायग्राम को छोड़ो, यहाँ पे ध्यान रखो, पी क्यू आर एस ये है, और इसके बाद हमने जो बनाया था वो पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश बनाया था। तो यहाँ से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो तो हमने निकाल दिया ऊपर। अब कह रहा है कि बाहर कितना निकल रहा है वो और निकाल दो। तो वही बोल रहा है कि बाहर हमारे पास इसके बीच का गैप चाहिए होगा ना, तो मैंने बताया था कि डेल्टा एक्स हमारे पास दूरी है। तो जब आप आगे जाओगे तो सिर्फ एक्स में चेंज होगा, वाई और जेड तो सेम ही रहेंगे भाई, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हो, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा है। अच्छा, एक्सेस ऑफ मास जो फ्लो करेगा एलिमेंट अलॉन्ग पी पी डैश के अलॉन्ग, तो पी पी डैश समझ रहे हो, ये पी है और ये पी है, सेम चेंज। देखो ये पी है और ये पी डैश है, तो इस पी और पी डैश इन दोनों के अलॉन्ग हमारे पास जो चेंज होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्सेस ऑफ मास जो हमारे पास फ्लो करेगा कितना होगा, एक्सेस ऑफ मास दैट फ्लो थ्रू द एलिमेंट अलॉन्ग पी पी डैश और एक्सिस ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दोगे तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो नेगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते एक ही बात होती। तो ऐसे एक्सेस निकलता है ना, तो एफ एक्स वाई जेड टी और ये लिख देंगे। अब इस वाले को हम फर्दर ओपन करेंगे किसकी हेल्प से, टेलर थ्योरम की हेल्प से। कैसे करते रहे बताओ, अगर मुझे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई जेड और टी को एक्सपैंड करना हो तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा एक टर्म इसके पहले यहाँ पे और आती है जो कि आती है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड और टी ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे फर्दर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक्स में जितना चेंज हो रहा है डेल्टा एक्स का चेंज हो रहा है, और एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स। फिर वाई में जितना चेंज हो रहा है, देखो वाई में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो आगे वाले टर्म सारी जीरो हो जाएंगी, तो सिर्फ ये दो टर्म बचेंगी, एफ एक्स वाई जेड टी और डेल्टा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस हायर टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगी। अब इसको हम फर्दर आगे अगर सॉल्व करें तो देखो माइनस का डेल्टा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, बस इसी टर्म को आप ले लो, यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दो। तो हमारे पास देखो इस वाली टर्म से तो इस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव का हमारे पास आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, एक्सेस ऑफ मास इन द एलिमेंट अलॉन्ग पी पी डैश। एक्सेस ऑफ मास कितना फ्लो कर रहा है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सेम वही बात है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो ऊपर निकाला था हमारे पास ये क्या था, हमारे पास ये हमारे पास एक्सेस ऑफ मास था जो एलिमेंट के थ्रू पी पी डैश में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा था, तो ये एक्सेस ऑफ मास था कि कितना मास फालतू है। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे, डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स इसी का यूज़ कर लेंगे। और जो एफ फंक्शन था ये था क्या एक्चुअल में, तो एफ हमारे पास वही था जो मैंने ऊपर निकाला था अभी। एफ हमारे पास यहाँ पे ये रहा देखो, एफ फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ फंक्शन हमारे पास एक तरीके से ये फंक्शन था जो रो वाला फंक्शन था हमारे पास, है ना, डेंसिटी वाला फंक्शन जो एक्स वाई जेड और टी इन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था। तो हम यहाँ पे एफ को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे डेल एफ को, एफ फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं रो यू डेल्टा वाई और डेल्टा जेड से रिप्लेस कर सकते हैं, रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये रहा रो यू डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को मैंने एफ एक्स वाई जेड और टी से रिप्लेस कर दिया। काफ़ी आसान है, इजीली समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सिमिलरली कितना फ्लूइड हमारे पास जो होगा जो एलिमेंट के अंदर फ्लो करेगा पी एस के अलॉन्ग पर यूनिट टाइम में, तो बहुत आसान है। इसको भी देखो, अगर हमें इस बार हमने यहाँ पे एलिमेंट दूसरा चेंज करा है तो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा वाई कर देना, बस कुछ मत करना, डेल्टा वाई कर देना, और रो यू की जगह पे वी आ जाएगा, देखो जैसे यू था यहाँ पे यू की जगह पे वी आ जाएगा। और हमारे पास अगर
वाई एक्सिस में निकाल लो तो एक्स और जेड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेल्टा के साथ आएंगे। याद रखने का तरीका है, बाकी हम वही डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अगर हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो डेल्टा जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू ले लेना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी, और एक्स और वाई ले लेना, डेल बाई डेल जेड। मतलब जो ऊपर वाला प्रोसीजर अपनाया था सेम उसी प्रोसीजर से हम लोग तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हम निकाल सकते हैं कि कितना मास का चेंज हो रहा है। टोटल निकालना होगा तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो एक्सेस ऑफ मास कितना होगा जो एलिमेंट के अंदर फ्लो करेगा पूरे यूनिट टाइम में, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन तीनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे, एक्स वाई जेड वाई क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन लेके। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा वाई है, यहाँ पे डेल्टा जेड है। सिमिलरली रो के अंदर देखो डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी है, और हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो बाकी दोनों कांस्टेंट होंगे। वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे। इन सब में से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू, डेल बाई डेल वाई ऑफ रो वी और डेल बाई डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू। अब मास ऑफ फ्लूइड कितना होगा एलिमेंट के अंदर, वो होगा रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ये हमारे पास क्या होगा, मास। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आप निकालोगे उस पूरे जो हमने लिया था पैरेललोपिपेड, तो उसका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे रो के साथ, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका मास निकल के आ जाएगा। अब रेट ऑफ इंक्रीज कितना हुआ है मास के अंदर हमारे पास, अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालें या रेट ऑफ इंक्रीज निकालें एलिमेंट के अंदर, तो होगा डेल एफ बाई डेल टी, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज ऐसे निकालेंगे हम लोग, ये हमने पीछे भी लिखा था ना, डेल एफ बाई डेल टी, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आगे, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि कोई भी फ्लो सिंगुलैरिटी अगर ना हो तो जितना मास इंपुट करेगा उतना ही मास बाहर में निकलेगा। कितना मास इंपुट हमारे पास कर रहा था, डेल रो बाई डेल टी, रो एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और हमने ऊपर से भी निकाला कॉमन लेके, जब हमने निकाला था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को, तो ये क्वांटिटी आई थी। अब ये हमारे पास जो निकली है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। अगेन वही बात, अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल रहा तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो जहाँ जहाँ डेंसिटी का डेरिवेटिव आ रहा है वो सब टर्म जीरो हो जाएंगे। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थोड़े से चेंज मैंने कर दिया, थोड़ी सी चेंज करता हूँ यहाँ पे। देखो डेल रो बाई डेल टी तो जीरो हो जाएगा, डेल रो बाई डेल टी जीरो हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा देखना ज़रा एक बार, अगर ये वाली टर्म जीरो हो गई लेफ्ट वाली टर्म, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो, लेफ्ट वाली क्वांटिटी जीरो, ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ ये ब्रैकेट वाली टर्म बचेगी, क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू, डेल बाई डेल वाई ऑफ वी, डेल बाई डेल जेड ऑफ डब्ल्यू। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास रो तो कांस्टेंट है, ये पार्शियल डेरिवेटिव के बाहर आएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यू का पार्शियल डेरिवेटिव और ये टर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया डेल बाई डेल एक्स को हम लोग, इसकी वैल्यू होती है ना डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू हमारे पास जो होती है वो डेल ऑपरेटर होती है। और हमारे पास यू वी डब्ल्यू हमारे पास है, इसको मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्यू हमारे पास होता है यू वी डब्ल्यू, तो इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं ना, डेल डॉट जिसको मैं डेल बोल रहा हूँ वो एक ही बात है सेम। तो डेल रो बाई डेल टी रो डाइवर्जेंट ऑफ रो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये हमने पहले भी निकाली थी वेक्टर फॉर्म से भी, और यहाँ से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इतना काम हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग डेल ऑपरेटर को ले सकते हैं, आई डॉट डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और ये यू हमारे पास वी जे के हो जाएगा, तो डेल रो डी क्यू ये हमारे पास हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेल बाई डेल टी, ये क्वांटिटी हो जाएगी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें हमारे पास काफ़ी आसान था। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो हमें देखना है एक 2D इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो फील्ड के अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई कर रही है इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स के लिए, यू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस दिस दिस। आपको यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ ये सेटिस्फाई हो रही है। तो कुछ नहीं करना, देखो यू दे रखा होगा, वी दे रखा होगा, लिख दो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, अगर हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, इसको वेरीफाई कराना है। तो पहले यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इस टाइप से आएगा। सिमिलरली वी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को अगर प्लस आप कर देते हो, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर आप प्लस कर देते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस करना है, देखो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई, तो ये करने में जीरो आ गया, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ से क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। एंड हेंस वी अराइव्ड आवर कंक्लूजन दैट जो नेचर ऑफ फ्लो था वो कैसा था, हमारे पास 2D था क्योंकि एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा था, स्टेडी था है ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो टाइम पर डिपेंड कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्म था क्योंकि वो आर पर डिपेंड कर रहा था।
और अगर हमें कभी भी डाइवर्जेंस डॉट क्यू निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए तरीका मैंने बता रखा है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, इसको आप समझ सकते हो कि हमने कैसे निकाला। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस सिंपल ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंस डॉट क्यू हम निकालते हैं, अगर हम डेल डॉट क्यू निकालते हैं, क्रॉस क्यू निकालते हैं, तो फ्लो रोटेशनल होता है। अगर हमारे पास इसका वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर हमारे पास डेल डॉट क्यू की वैल्यू जीरो आती है तो फ्लो जो होता है हमारे पास वो रोटेशनल होता है। दैट्स इट, इतनी सी बात है हमारे पास यहाँ पे थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।